नमस्ते। एक तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत में जोरदार स्वागत हो रहा है और दूसरी तरफ पश्चिमी देश उन्हें दुनिया से अलग थलग करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि भारत ने पुतिन को साथ रखते हुए भी पश्चिम को नाराज होने से कैसे बचा लिया। चलिए इस डिप्लोमैटिक चेस गेम को समझते हैं। पहले माहौल को समझिए। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और पश्चिमी देश पुतिन को एक ग्लोबल आउटकास्ट मतलब एक तरह से बहिष्कृत बनाने में लगे हुए हैं। और ठीक उसी समय भारत में उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा था। ये एक ऐसा कदम था जो दुनिया भर की नज़रों में कहना पड़ेगा काफ़ी हैरान करने वाला था। भारत ने ये कूटनीतिक बैलेंस बनाया कैसे? क्या अमेरिका इस दौरे से नाराज हुआ या फिर भारत के पास कोई बहुत ही खास स्ट्रैटेजी थी? स्वागत का तरीका। पुतिन के आने का जो सिंबलिज्म था, जो प्रतीकात्मक महत्व था, उसी में पहला बड़ा मैसेज छिपा हुआ था। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में भी पुतिन के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा था, लेकिन इस बार बात बिल्कुल अलग थी। इस बार का जो कॉन्टेक्स्ट था वो था रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध। ऐसे में प्रधानमंत्री का खुद एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत करना एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं साहसी डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट था, जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। इस एक कदम ने पश्चिम के उस पूरे नैरेटिव को सीधी चुनौती दे दी जिसमें पुतिन को एक अलग थलग पड़े लीडर की तरह दिखाया जा रहा था। ये दुनिया को एक साफ मैसेज था, भारत अपने पुराने दोस्त के साथ खड़ा है, चाहे ग्लोबल प्रेशर कितना भी क्यों ना हो। जाहिर है इस बात ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो सुनने में शायद छोटी लगे, पर जिसका स्ट्रेटेजिक वजन बहुत बड़ा था। एक कार। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि पुतिन अपनी बेहद सुरक्षित बख्तरबंद ऑरस लिमोजीन अपने साथ लेकर आए थे। इसके बावजूद वो प्रधानमंत्री मोदी की कार में बैठकर उनके आवास तक गए, और वो कार कोई ऐसी वैसी कार नहीं थी, बल्कि एक जापानी कंपनी टोयोटा की फॉर्च्यूनर थी। डिप्लोमेसी में कुछ भी बस यूं ही नहीं होता। जानकारों का मानना है कि ये जापान को एक सीधा संदेश था, जो अक्सर एशिया और पश्चिम के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। मैसेज साफ था, एशियाई ताकतें अगर एक साथ आएं तो वो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात कर सकती हैं। ये कार डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन उदाहरण था। हर किसी के मन में यही सवाल था, भाई कोई बड़ा डिफेंस सौदा हुआ होगा क्या? S-500 मिसाइल सिस्टम या सुखोई 57 फाइटर जेट्स पर कोई बात हुई, या फिर तेल को लेकर कोई बहुत बड़ी घोषणा हुई? लेकिन असल में जो समझौते हुए वो काफी सामान्य थे। हेल्थ केयर, खेती, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे बिल्कुल स्टैंडर्ड विषयों पर। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो कंट्रोवर्शियल हो या जिससे पश्चिम भड़क जाए। कोई बड़ी डिफेंस डील नहीं, कोई बड़ी एनर्जी डील नहीं। और यहीं पर भारत की स्ट्रैटेजी की असली जीत थी। कोई भी ऐसा बयान या ऐसी डील नहीं हुई जो अमेरिका को नाराज होने का कोई मौका दे। जानबूझकर भड़काऊ सौदों से बचना यानी स्ट्रेटेजिक इनएक्शन, यही इस दौरे का सबसे बड़ा कूटनीतिक दांव था। तो चलिए देखते हैं कि भारत के इस कूटनीतिक खेल पर दुनिया की प्रतिक्रिया क्या रही। जैसा कि उम्मीद थी, सबसे तीखी प्रतिक्रिया यूक्रेन से आई। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, कहा कि भारत एक ऐसे व्यक्ति का भव्य स्वागत कर रहा है जिससे वो यूक्रेन में हो रही तबाही का जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन सबसे जरूरी रिएक्शन अमेरिका का था। भारत की पूरी स्ट्रैटेजी इसी पर टिकी थी। दुनिया इंतजार कर रही थी कि अमेरिका भारत की आलोचना करेगा या शायद कोई प्रतिबंध लगाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अमेरिका का रिएक्शन हैरान करने वाला था, और वो भी पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव रिएक्शन का सबसे बड़ा सबूत था अमेरिका का एक्शन। ठीक उसी समय जब पुतिन भारत में थे, अमेरिका ने भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए लंबे समय से रुके हुए जेट इंजन की डिलीवरी को मंजूरी दे दी। ये एक साफ संकेत था कि अमेरिका भारत के डिप्लोमैटिक स्टैंड को समझता है और सहयोग जारी रखना चाहता है। तो अंत में चलिए भारत की इस सफल कूटनीतिक रणनीति के प्लेबुक को जरा समझते हैं। ये जो दौरा था वो भारत की मल्टी अलाइनमेंट वाली फॉरेन पॉलिसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये है कि भारत अब किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर सभी बड़ी ताकतों के साथ स्वतंत्र रिश्ते बना रहा है। तो ये है भारत की सफलता का फॉर्मूला। एक तरफ सिंबॉलिज्म और ग्रैंड वेलकम के जरिए रूस को सम्मान और महत्व का आश्वासन दिया गया, और दूसरी तरफ कोई भी बड़ी विवादित डील ना करके अमेरिका को यह मैसेज दिया गया कि ये दौरा उसके हितों के खिलाफ नहीं है। नतीजा, एक शानदार डिप्लोमैटिक बैलेंस जिसमें दोनों ही पक्ष संतुष्ट रहें। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये भारत की नई विदेश नीति का एक स्थायी मॉडल है, या ये सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था थी जो मौजूदा हालात में काम कर गई?
इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।